नमस्कार, खबर 3 पर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर दी गई है और इस प्रशासनिक सर्जरी के तहत 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। 2018-2020 बैच के अफसरों का तबादला किया गया है। राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किया है। तो मध्य प्रदेश में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई। 23 आईएएस अफसरों का ये तबादला हुआ है और ये लिस्ट आप देख सकते हैं। 2018-2020 बैच के अफसरों का ये तबादला हुआ है। और इस वक्त अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं सर्जरी जो की गई है इसके मायने क्या हैं, क्यों ये तबादले अचानक से की गए हैं। ये लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट आई है अनुराग, क्या वजह पीछे इसके? बिल्कुल, देखिए ये आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। कुल 23 से ज्यादा आईएएस अफसर है जिनको इधर से उधर किया गया है। 2018 और 2020 बैच के ये अधिकारी हैं। और सबसे बात है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो जिला पंचायत सीईओ होते हैं, जो सहायक कलेक्टर होते हैं, उन अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। दरअसल जो 2 साल में से जमे हुए अधिकारी, उनको अभी से नई जमावट करती हुई सरकार नजर आ रही है। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस स्तर पे भी इनको देखा जा सकता है। तो कई तरह से महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने कई अफसरों के ट्रांसफर किए और अभी ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में प्रमुख सचिव स्तर के, कमिश्नर स्तर के और कई जिला कलेक्टरों को भी सरकार बदल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले दिनों में और भी तबादले हो सकते हैं, ऐसा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। जो स्थितियां बन रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्षकारों को झटका लगा। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। वाराणसी कोर्ट के जिला जज ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्षकारों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। ऐसा होने से आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 16 मई को जो आदेश है उसको सील करने का, वजूखाने में शिवलिंग प्रकट हैं, उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न हो। बहुत कुछ बदल गया है और तो बड़ा अनुकूल वातावरण है। अभी तक तो लगातार हमें विजयश्री प्राप्त हो रही थी। ठीक है, एक ब्रेक मिला हुआ है और इसका अध्ययन करने के बाद हम अगली न्यायालय में देखेंगे कि क्या नीति अपनाई जा सकती है। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्षकारों के लिए झटका माना जा रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद ऊपरी कोर्ट में अर्जी लगाने की तैयारी कर रहा है। आशा ये लगाए बैठे थे कि कोर्ट उसको स्वीकार करेगा और उसके संबंध में कोई आदेश पारित करेगा जिससे कि उसमें जो एप्लीकेशन पड़े हैं उसका समर्थन होगा। लेकिन कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट खारिज यदि कर दिया है तो ये लोअर कोर्ट है, आगे चल करके हाई कोर्ट में जाएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है माइनॉरिटीज़ के और दूसरे मजहबी लोगों के, उसको भी लिहाज में रखा गया है और अमन और अमान कायम रखने की इस सिलसिले में कोशिश की गई है। और अदालत के अंदर जो फैसला किया गया है वो कानून के मुताबिक किया गया है
और मैं समझता हूं कि ये काबिल इत्मीनान बात है। ज्ञान वापी मस्जिद मामले में निचली अदालत ने 11 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट को यह तय करना था कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान वापी परिसर की जांच कराना है या नहीं। हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई। हिंदू पक्ष को कार्बन डेटिंग से ये पता चलने की उम्मीद है कि ज्ञान वापी मस्जिद में मौजूद कथित शिवलिंग कितना प्राचीन है। दरअसल कार्बन डेटिंग ऐसी विधि है जिसकी सहायता से किसी चीज की उम्र का पता लगाया जाता है। इस पद्धति से उम्र की गणना की जाती है, जिसे एब्सोल्यूट डेटिंग भी कहा जाता है। हालांकि कार्बन डेटिंग के भी कई वैज्ञानिक पैंच हैं। बहरहाल हिंदू पक्ष की उम्मीदों पर फिलहाल कोर्ट के फैसले ने पानी फेर दिया है, लेकिन ऊपरी अदालतों में अपील का रास्ता अभी भी खुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर भोपाल पहुंचे। कमलनाथ के अलावा पार्टी पदाधिकारियों से थरूर ने मुलाकात की। वहीं चुनाव की निष्पक्षता को लेकर थरूर की नाराजगी साफ झलकी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अपने पक्ष में मतदान की उम्मीद लेकर शशि थरूर भोपाल पहुंचे। शशि थरूर ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से बंद कमरे में मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को कमलनाथ ने व्यक्तिगत करार दिया। बाद में थरूर ने पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। शशि थरूर ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी पदाधिकारियों से वोट देने की अपील की। एमपी में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद शशि थरूर संतुष्ट थे, लेकिन कई राज्यों को लेकर उन्होंने दर्द बयां किया। प्रदेश में हम ये नहीं देखा जो आज मध्य प्रदेश में देख सका। मैं इसलिए मैं कमलनाथ जी को, गोविंद सिंह जी को, उनके यहाँ के संगठन से मैं बहुत आभारी हूँ कि जिस किस्म की स्वागत मुझे मिले ये बहुत करेक्ट था। जैसे कि जो निष्पक्षता दिखाना है कि दोनों उम्मीदवार को जो समान ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये मध्य प्रदेश में मुझे मिला। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। उधर कई राज्यों में पार्टी पदाधिकारियों से तवज्जो न मिलने पर शशि थरूर के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा। शशि थरूर जी 10 जनपद पर नाक रगड़ते तो उनको तवज्जो मिलती। शशि थरूर जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी करते तो उन्हें कांग्रेस में इज्जत मिलती। खड़गे जी ने कह ही दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी इसे नाटक करार दे रही है, वहीं कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। अमित शाह 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के भोपाल और ग्वालियर दौरे को लेकर सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने बैठक की, साथ ही उनके कार्यक्रमों की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल और ग्वालियर के दौरे पर आएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भोपाल में सीएम ने कई विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ इसी मुद्दे पर बैठक की। एमपी में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जा रही है। अमित शाह इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, लिहाजा कल भोपाल में हिंदी से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यही नहीं, हिंदी के नाम पर सभी जिलों में दीप भी जलाए जाएंगे। सीएम शिवराज ने इसे सामाजिक क्रांति करार दिया। लेकिन अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं चल सकता, ये बेकार की बात है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी भाषा में शिक्षा देता है। प्रधानमंत्री जी को इस संकल्प को मध्य प्रदेश पूरा करने जा रहा है भोपाल से, और हम मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी की किताबें हमारी तैयार हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, शिक्षा नीति में भी, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा देने का संकल्प व्यक्त किया गया था, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। उधर ग्वालियर में प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक की। बैठक में अमित शाह के दौरे की तैयारियों पर चर्चा की गई। अमित शाह यहां एयरपोर्ट के विस्तारीकरण योजना का शिलान्यास करेंगे। उस दिन कई प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई हितग्राहियों को लाभान्वित करने का काम भी होगा। तो आज मैं मीडिया के मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक नया इतिहास बनने जा रहा है। अमित शाह एमपी दौरे पर कई सौगातें देंगे। यही वजह है कि उनके दौरे की तैयारियों पर बीजेपी के आला नेताओं की नजर बनी हुई है।
16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर के दौरे पर आ रहे हैं और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करने के बाद अमित शाह जय विलास पैलेस जाएंगे। जय विलास पैलेस में शाह का शाही स्वागत किया जाएगा। यहां मराठा और सिंधिया राजवंश की देश के लिए लड़ी गई लड़ाइयों और इतिहास को एक डॉक्यूमेंट गैलरी के जरिए वे जानेंगे। अमित शाह के सामने मराठों के शौर्य को प्रदर्शित करने वाले नृत्य नाटक आयोजित होंगे। यहां का जायजा लिया, जय विलास महल के मैनेजर से बात की हमारे सहयोगी ने। 16 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आ रहे हैं। ग्वालियर में अमित शाह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम के बाद अमित शाह ग्वालियर के इस जय विलास पैलेस में आएंगे। जय विलास पैलेस में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त अमित शाह बिताएंगे। आपको बता दें कि आज 4000 करोड़ से ज़्यादा कीमत रखने वाला जय विलास पैलेस अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जय विलास पैलेस का अगर निर्माण देखें तो सन 1874 में इसको सिंधिया राजवंश के तत्कालीन राजाओं ने बनवाया था। इस महल की खूबसूरती यही है कि इसमें करीब 400 से ज़्यादा कमरे हैं और ये राजसी वैभव का एक प्रतीक है। इस महल में सबसे जो आकर्षण का केंद्र है वो दरबार हॉल है, जो सोने से जड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ जो डाइनिंग टेबल है वहाँ चांदी की रेल भी है जिसमें शाही परिवार का भोज होता है। इस महल में लगभग 1.5 घंटे का वक्त गृह मंत्री अमित शाह बिताएंगे और यहाँ अमित शाह की मेजबानी करेंगे सिंधिया परिवार के सदस्य। और यहाँ अमित शाह एक गैलरी का भी अवलोकन करेगा जो सिंधियाज, इसके अलावा जो मराठा है उनका किस तरह का योगदान रहा है भारत की आज़ादी से लेकर पुराने भारत की लड़ाइयों को लेकर, उन सबको लेकर यहाँ कार्यक्रम किया जाएगा। तो बहुत बेहद भव्य ये दौरा रहेगा। हमारे साथ अरुणांशी, किस तरह से अमित शाह यहाँ आएंगे और क्या तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर? महोदय, जो अमित शाह जी का यहाँ पर आना हो रहा है और जो अन्य गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पर आना, हमारे मेहमानों का आना हो रहा है, उससे हमको बड़ी खुशी है। और ये खुशी इस बात के लिए है क्योंकि जो हमने गैलरी बनाई है वो एक विचारधारा को समर्पित है। वो विचारधारा है स्वराज की, और ये स्वराज की विचारधारा ने भारतीय एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिलाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाजी सिंधिया से लेके अनेक जो मराठा राजवंश रहे, होड़कर, नेवालकर, भोसले, इन सब को प्रेजेंट करना, दिखाना कि ये बच्चों तक पहुँचे, ये महत्वपूर्ण है। और जब ये गणमान्य व्यक्ति जब हमारे यहाँ पर आएंगे, उस चीज़ का अवलोकन करेंगे, तो उनको स्वयं इस बात का अनुभूति हो। यही हमारी ईश्वर से आशा है कि हमारे स्वराज की जो गाथा है, खासकर हमारे ग्वालियर के जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो सहयोग रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के इस स्वराज में सिंधिया परिवार के माध्यम से, वो बच्चे तक पहुँचे और इसका प्रसार हो। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और इस महल का वैभव तो देखेंगे ही, साथ ही साथ अमित शाह यहाँ करीब 1.5 घंटे रुककर सिंधिया और मराठाओं के भारतीय इतिहास, भारतीय आज़ादी और देश की रक्षा की लड़ाई के जो महत्वपूर्ण कालखंड है, उस कालखंड की तस्वीरें भी यहाँ देखेंगे। तो अब इस महल में तैयारियाँ हो रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आएंगे तो उन्हें मराठों का एक गौरवशाली इतिहास इस महल में देखने के लिए मिलेगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। एमपी में अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं। मामा का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। अतिक्रमण को जमींदोज किया जा रहा है और साथ ही अपराधियों के हौसले भी। रतलाम गुना में भी बुलडोजर दौड़ा है, देखिए जरा। एमपी में मामा का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। अतिक्रमण के साथ ही अपराधियों के हौसले भी जमींदोज किए जा रहे हैं। रतलाम में 4 लेन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहीं करीब 1 दर्जन ढाबे, अवैध निर्माण जमींदोज किए गए। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची। करीब 10 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण गिराया गया। इस दौरान एसडीएम, सीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। रतलाम की तरह ही गुना में भी बुलडोजर एक्शन में दिखाई दिया। यहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने 16,500 वर्ग फीट भूमि को मुक्त कराया। यहां जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया गया था। इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाया। प्रदेश में शासकीय जमीनों से कब्जा हटाने का काम जारी है। बुलडोजर से अतिक्रमणकारियों और बदमाशों का हौसला तोड़ा जा रहा है।
प्रशासन अतिक्रमण पर लगातार एक्शन ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल पद यात्रा में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस जोड़ो पद यात्रा जो चल रही है, राहुल गांधी जिस यात्रा को निकाल रहे हैं, कर्नाटक के बेल्लारी में पद यात्रा पहुंचने वाली है और वे यहां पर पद यात्रा में शामिल होंगे। सुबह 6 बजे पद यात्रा शुरू होगी और 1:30 बजे बेल्लारी हाई स्कूल ग्राउंड में आम सभा होनी है। सीएम बेल्लारी से फिर हैदराबाद के लिए रवाना होंगे और हैदराबाद से सीएम रायपुर जाएंगे। दिवाली से पहले सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अधिकारियों कर्मचारियों को तोहफा दिया। अधिकारियों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा किया गया। डीए की बढ़ी हुई दरें अक्टूबर महीने से प्रभावी होंगी। डीए में 5% वृद्धि के बाद प्रदेश में 7वें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, AICTE और आकस्मिकता वाले वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। सरकार के फैसले पर कर्मचारी संघ ने खुशी जाहिर की है और सरकार को शुक्रिया कहा है। लगातार छत्तीसगढ़ के कर्मचारी फेडरेशन के साथ हमारी चर्चा हो रही थी। उन्होंने बड़ा एक स्ट्राइक भी किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किए थे और उनकी जैसी मांग थी, लगभग उनकी मांग के अनुरूप ही दीपावली के पहले 5% डीए देने का आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी बघेल ने निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूं कर्मचारी हित में ये बड़ा फैसला है और छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों को दीपावली के पहले बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज देखिए न्यूज़ 18 का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आपने धरना स्थल से लगातार हमारी मांगों को शासन तक पहुंचाया और उसी का परिणाम है। खुशी तो फटाका फूटा समझ जाइए। कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान का एरियाज भी मिल गया। 5% अभी हमें दीपावली पे और सौगात मिला है, जिससे हम बहुत खुश हैं कि दिवाली पे कुछ एक बड़ा तोहफा हमको मिल गया है। बहुत बड़ा तोहफा है और हमारा सबसे बड़ा पर्व के मध्य में उन्होंने जो हमारे को महंगाई भत्ता दिया है वह बहुत ही लाभदायक है और सभी इसका आभार प्रकट करते हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश में ऐतिहासिक आंदोलन किया था। पूरे देश में इस आंदोलन का चर्चा का विषय रहा और अत्यंत खुशी की बात है कि फेडरेशन ने सरकार से जो समझौता किया था वो समझौता का आदेश धीरे धीरे निकलना चालू हो गया है। आज प्रदेश के कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है और अभी 2 दिन पहले ही 7वें वेतनमान का एरियाज भी जारी हुआ। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज रखी गई थी और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। आदिवासियों के आरक्षण कम होने का मामला जो है, इस मामले पर बीजेपी के नेता राजभवन जाने वाले हैं। कल शाम 4 बजे ये पैदल मार्च करेंगे। बीजेपी के नेता एकात्म परिसर से लेकर राजभवन तक ये पैदल मार्च होगा। बीजेपी नेता राज्यपाल को इसी के बाद ज्ञापन सौंपेंगे। बीजेपी के सभी बड़े पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज बैठक हुई थी और इस बैठक में सभी बड़े नेता मौजूद रहे थे, जिसमें ये फैसला लिया गया। आज कोर ग्रुप की बैठक हुई और बैठक में हमने निर्णय किया कि जो आरक्षण की परिस्थितियां बनी है, राज्य सरकार की लापरवाही के कारण, विफलता के कारण जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया है, इस विषय को लेकर कल 4 बजे एकात्म परिसर से मार्च निकालते हुए राज्यपाल को ज्ञापन देने का निर्णय हुआ है और ज्ञापन देने के बाद शाम को 6 बजे एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता होगी और उसमें सारे विषयों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। और वास्तविक में डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब तक कहीं नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूपेश बघेल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अनुसूचित जाति की, जनजाति की बातें करते हैं। आखिर वो क्या कर रहे थे? जिस बात को, तथ्य को रखना चाहिए क्यों नहीं रखे? और यदि सही तथ्य को रखते तो शायद ये नुकसान उनको उठाना नहीं पड़ता। कवर्धा जिले के वनांचल ग्राम कमराखोल में बैगा बुधराम आत्महत्या मामले में राजनीति तेज है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद नंद कुमार साय, विधायक शिवरतन शर्मा समेत 6 सदस्यीय टीम ने कमराखोल का दौरा किया। पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच पड़ताल की और प्रशासन पर मामले को दबाने के आरोप लगाते हैं।
उदराम बैगा मामले की निष्पक्ष जांच, 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग उन्होंने राज्य सरकार से की है। कि अगर पुलिस कहे कि उसमें पानी देखा इधर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। शहर में चल रहे मैनुअल गड्ढों की फिलिंग कार्य के निरीक्षण के लिए वे स्कूटी से निकल पड़े। उनके साथ सभापति प्रमोद दुबे, ज्ञानेश शर्मा भी मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि हल्की बारिश के बाद भी शहर में गड्ढों की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जल्द ही इन्हें भरने के लिए काम पूरा कर लिया। हमने फिर ये भी कहा कि मैनुअल पद्धति से किस तरीके से हम लोग उसके एक बार वो देखेंगे, मैनुअल पद्धति से कैसे गड्ढे को पाटा जाता है, एक बार 3-4 जगह उसको वो किया जाए। तो वो ट्रायल बेसिस पे यहाँ पर आज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। अब यह विचार किया जा रहा है कि 10 जोनों में इसको लगातार डिवाइड कर दिया जाएगा और 10 जोन में फिर इसको 20-20 लाख रुपए का डिवाइड करके हर जगह 1 से सवा महीने में पूरी तरीके से शहर के गड्ढे को भर। शहर की आज सबसे प्रमुख समस्या गड्ढा हो गया। इस बात को हम स्वीकार भी करते हैं कि शहर में गड्ढे बहुत हैं। नहीं, कारण बारिश, लगातार बारिश, एक भी दिन बारिश रुकी नहीं है। लगातार जब आए बारिश, अभी हम खड़े हैं 1 घंटे के बाद भयंकर पानी गिर जाएगा, पता नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल से ऐसी बारिश, इतनी लंबी बारिश मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगा कि छत्तीसगढ़ में पिछले जब से छत्तीसगढ़ बना है 22-23 साल में पहली बार इतनी भयंकर बारिश हुई है। कवर्धा में लापरवाह कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी मिलने के बाद कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं आते, जिसकी शिकायत सीएम को लगातार मिल रही थी। उन सभी को उन्होंने सभी कलेक्टर्स को इसका निरीक्षण के निर्देश दिए थे। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें समय पर दफ्तर न आने वाले 10 कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस दिया गया। और छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों ने गोली मारकर एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। गांव के बाहर जंगल में लाश को फेंका गया। मुखबिर होने के शक में ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। कोका थाना क्षेत्र के संबलपुर की यह घटना बताई जा रही है। एसपी ने पूरे मामले की पुष्टि कर दी है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए वित्त आयोग के अध्यक्ष सर जीएस मिंच ने जिला पंचायत सभागार में 3 जिलों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की बैठक ली और ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के वित्तीय हालात में सुधार हो सके, इस पर चर्चा कर सुझाव। और इसी के साथ खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।